आइए नज़र डालते हैं सिंह निवास में। सुरेश जी और कुसुम जी को बेटे ही हैं। सुरेश जी अपनी कॉलोनी में बड़े जाने माने व्यक्ति हैं। सुरेश जी अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। उनका हर काम समय से पहले ही हो जाता। पूरे कॉलोनी वाले उनके रहन सहन के तरीके और उनका दूसरों के प्रति व्यवहार से प्रभावित थे। सुरेश जी वैसे सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर थे। सुरेश जी रोज सुबह धर्मपत्नी कुसुम जी के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाते। कुत्तों को बिस्किट खिलाना वे ना भूलते। रास्ते में जो कोई मिलता उससे बात जरूर करते। उनका बड़ा बेटा रवि है, जो कि इसी साल आईटी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली थी, और दूसरा बेटा रोहित अभी ग्रेजुएशन कर रहा था। रवि अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली निकिता को चाहता था। निकिता भी रवि को चाहती थी। दोनों जब कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तभी से दोनों ने ठान लिया था कि शादी तो हम एक दूसरे से ही करेंगे। कुसुम जी बड़े प्यार से बेटे को टिफिन बनाकर देती। रवि हमेशा आधा निकिता को ही खिलाता। रवि और निकिता का इश्क पूरे यूनिवर्सिटी में प्रसिद्ध था। अब दोनों को इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल हो चुकी थी। आज रविवार का दिन था। आज निकिता और रवि ने मिलने का प्रोग्राम बनाया था। रविवार के दिन सभी घर पर मौजूद रहते हैं, इसीलिए कुसुम जी ने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया था। नाश्ता समयानुसार डाइनिंग टेबल पर लग चुका था और सबसे पहले सुरेश जी आकर बैठ गए थे। थोड़े समय बाद छोटा बेटा रोहित भी आ गया। अब नाश्ता कुसुम जी परोसने लगी। अरे रुको, रवि को तो बुलाओ, सुरेश जी ने कहा। अरे तुम्हारा लाडला बेटा सुबह ही निकल गया किसी जरूरी काम से। बोला था कि 11 बजे तक आ जाएगा। अरे रविवार को कौन सा काम भाई, खाना नाश्ता समयानुसार ही अच्छा लगता है। अरे आज उसे घर पर रहना चाहिए था, क्योंकि किसी लड़की का फोटो दिखाना था उसको, सुरेश जी ने कहा। अरे कौन सी लड़की, क्या बात कर रहे हो जी आप? मेरे एक दोस्त हैं रघु, जिन्हें तुम जानती हो शायद। हाँ, उन्होंने रवि की बात छेड़ी है उनकी बेटी के लिए। मैंने देखी है उनकी बेटी किंजल, बहुत सुंदर, सुशील और समझदार लड़की है। पढ़ी लिखी है। जैसे गुण तुम में है ना, वैसे ही गुणों से भरी है बेटी किंजल। बस तुम्हारा लड़का पसंद कर ले और लड़की भी पसंद कर ले तो बात बन जाए। मगर जी अभी तो नौकरी पर भी नहीं लगा है। अरे शादी की उम्र हो चुकी है रवि की, ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। और इतनी अच्छी डिग्री है उसके पास, यूँ नौकरी मिल जाएगी। वहीं दूसरी ओर रवि और निकिता एक गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। रवि, अब हमारी डिग्री भी पूरी हो गई है। अब क्या? अब हमें अपने घर वालों को बता देना चाहिए कि हम एक दूसरे से ही शादी करेंगे, निकिता ने कहा। हाँ हाँ निकिता, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करूँगा। सिंह निवास में सभी बैठे हुए टीवी पर चल रही समाचार का आनंद ले रहे थे। तभी रवि के घर में घुसते हुए सबका ध्यान बटा। आ गए बेटा, चलो हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे पसंद के इडली सांभर बनाए हैं। नहीं मम्मी, आप इधर बैठिए, मुझे आप सभी से कुछ ज़रूरी बात करनी है, मुस्कुराते हुए रवि ने कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात हुई? सुरेश जी ने उत्सुकतावश कहा। वो पापा वो पापा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग निकिता के पापा और मम्मी से हमारी शादी की बात करो। पापा, मैं निकिता को बहुत चाहता हूँ और वो मेरे साथ मेरे ही कॉलेज में पढ़ती है। क्या क्या बोल रहे हो? और सुरेश जी उठ खड़े हुए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख रखी है, भूल जाओ यह सब। पर पापा, एक बार आप मिल तो लो निकिता के परिवार से। मैं निकिता के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगा। आप भी सुन लो मेरा फैसला, रवि ने चीखते हुए कहा। गुस्से से तिलमिलाते हुए अशोक जी ने एक जोरदार तमाचा जड़ दिया रवि को। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हें इस काबिल बनाया ताकि तुम मेरे खिलाफ ही बगावत पर उतर आओ। जैसे ही वो एक और तमाचा रवि को जड़ने गए, तभी कुसुम जी बीच में आ गई। अरे अब क्या जान ले लोगे? और उन्होंने रवि का हाथ पकड़कर उसे ऊपर कमरे में ले गई। हफ्ते भर बाद रवि की मुलाकात जब निकिता से हुई तो रवि का रुआंसा चेहरा देखकर निकिता ने कारण जानना चाहा। क्या हुआ तुम्हें? इतने उदास क्यों लग रहे हो? जब रवि ने कुछ जवाब नहीं दिया तो निकिता ने अपनी बात जारी करते हुए कहा। पता है पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुम्हारी सारी अच्छाइयाँ गिनवा दी
और पापा तुमसे मिलने के बाद तुम्हारे माता पिताजी से भी मिलना चाहेंगे। बोलो कब का दिन तय करूं? अगले संडे? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? जब निकिता ने पहली बार रवि की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल बैठ सा गया। मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा निकिता। मैंने जब घर पर बात चलाई तब पापा ने साफ साफ इनकार कर दिया। पापा कभी नहीं मानेंगे। हमें अब अपने रास्ते अलग अलग कर लेने होंगे। पागल हो गए हो क्या तुम? होश ठिकाने लाओ रवि। तुम कितने बुज़दिल हो। यूं पल भर में तुमने अकेले फैसला ले लिया। क्या हमारा प्यार इतना कमज़ोर था कि एक हवा के झोंके के साथ बिखर गया? तुम कायर हो रवि। क्या तुमने मुझसे प्यार करने से पहले अपने पापा से इजाज़त मांगी थी? हाँ बोलो। रवि कुछ देर शांत रहा, फिर उसने डायरेक्ट निकिता से कहा, क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज करोगी? सिर्फ एक यही तरीका है और मुझे पता है पापा को हमारे इस रिश्ते को कबूल करना होगा। 1 महीने बाद रवि ने निकिता से कोर्ट मैरिज कर ली। अब वो निकिता का हाथ थामकर अपने निवास पहुंच गया। सभी एकटक दोनों को देखते रह गए। पापा हमने कोर्ट मैरिज कर ली है और निकिता आपकी बहू है। जैसे ही दोनों सुरेश जी का पैर छूने के लिए आगे बढ़े वैसे ही सुरेश जी ने कहा, रुक जाओ। एकदम उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। जब तुम्हें अपने माँ बाप का थोड़ा सा भी ख्याल ना रहा, जब तुम्हें अपनी ही करनी थी, तो किस हक से तुम यहाँ माँ बाप का आशीर्वाद लेने आए हो? निकल जाओ मेरे घर से। पापा क्या बोल रहे हैं आप? मुझे इतनी बड़ी सज़ा तो ना दीजिए। मम्मी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? सुरेश जी ने कांपते हुए आवाज़ में कहा, आज से तुम्हारा ना इस घर से और ना ही किसी सदस्य से कोई वास्ता है। हम सब आज इसी वक्त से तुम्हारे लिए मर गए हैं समझो। और रोते रोते उसी वक्त कुसुम जी ऊपर चली गई और गुस्से से तिलमिलाते सुरेश जी अपने कमरे में चले गए। इस वक्त कमरे में सिर्फ रवि, निकिता और रोहित मौजूद थे। भैया अब यहाँ से जाइए। जब आपने ऐसा कदम उठाया तभी आपको सोचना चाहिए था। अब हमारी इज्जत का और तमाशा मत करिए और हाँ भूल कर भी वापस मत आना। रवि को ऐसा लग रहा था जैसे यह सब एक सपना चल रहा है। तभी निकिता ने रवि से कहा, रवि चलो यहाँ से। और दोनों सिंह निवास की दहलीज पार करते हुए निकल गए बहुत दूर अपने नए सफ़र में। ना जाने यह नया सफ़र अपने परिवार के बिना कैसा होगा। उसके बाद से रवि ने एक प्रण लिया कि जब तक पापा और मम्मी में से किसी ने भी अगर उसे घर वापस बुलाया तभी वो वापस आएगा। कुछ दिन दोनों निकिता के पिताजी के सहारे रहे। चूँकि रवि और निकिता के पास अच्छी डिग्री थी तो उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई। यहाँ सिंह निवास में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। सुरेश जी और कुसुम जी बिना रवि के ही जिंदगी जीने लगे। ऊपर से दोनों दिखाते हैं कि जैसे वे अपने बेटे को हमेशा के लिए भूल गए हैं, किंतु उनको अंदर ही अंदर एक पीड़ा सताती। फिर भी अपने जिद के आगे सुरेश जी खड़े रहे। एक दिन दोनों के ही बीच वार्तालाप हो रही थी। रवि ने हमारी इज्जत, मान सम्मान सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। जहाँ पूरे कॉलोनी में मैं सिर उठाकर चलता था, आज उसी बेटे की वजह से मैं बाहर निकलने से भी कतराता हूँ। हर कोई जिन्हें नहीं पता मुझसे यही पूछते हैं कि रवि कहाँ गया, क्यों गया। ना जाने ऐसे ढेरों प्रश्न लोग पूछते हैं। अब मैं क्या बताऊं कि मेरा बेटा लड़की भगाकर लाया था और मैंने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। तभी कुसुम जी ने कहा, छोड़िए इन सब बातों को। लोगों को तो इन सब बातों से ही मज़ा आता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। कुसुम जी बहुत कोशिश करती रवि का पता लगाने की, मगर उन्हें कुछ पता नहीं चलता। इतने सालों में रोहित ने भी अपनी उच्च शिक्षा के लिए बाहर पढ़ने जाने की इच्छा जताई, मगर सुरेश जी ने साफ साफ मना कर दिया। फिर भी बेटे के मोह में कुसुम जी ने पति को मना ही लिया। अरे जाने दो बेटे को, आखिर सिर्फ 2 सालों का ही बात है। आपका बेटा आपका सिर ऊंचा करके ही आएगा। सुरेश जी ने कहा, अब हमारी सारी उम्मीदें रोहित से ही जुड़ी हुई है। एक बेटे से तो हम धोखा खा ही चुके हैं, अब यह दिल और धोखा नहीं खा सकता। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद रोहित का एडमिशन जर्मनी के एक यूनिवर्सिटी में हो गया और वो जर्मनी 2 सालों के लिए चला गया। रोहित जर्मनी हर दिन 2 बार जरूर फ़ोन करता। धीरे धीरे साल भर निकल गए। अब सुरेश जी भी रिटायर्ड हो गए।
सारे जरूरी संबंधित कागजात की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें रिटायरमेंट मिला और हर महीने पेंशन मिलना आरंभ हो गया। अब तो सुरेश जी घर पर ही रहते और पत्नी का घर के कामों में हाथ बटाते। सारा घर एकदम सूना सूना सा लगता। इन्हीं सालों में सुरेश जी रोहित को पैसे भिजवा देते और एक्स्ट्रा फीस भी। यहाँ रवि बहुत ही शिद्दत और जुनून से आगे बढ़ रहा था। अपने पिताजी के हर एक एक शब्द उसके कानों में गूंजते। यही शब्द उसे सोने नहीं देते और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देते। अपने ही ऑफिस से उसे अमेरिका में काम करने का मौका मिला और वो निकिता के साथ अमेरिका में बस गया। यहाँ रोहित की पढ़ाई भी जर्मनी में पूरी हो गई और वो वापस आने के बजाय वहीं पर इंटर्नशिप करने लगा। यह खबर सुनकर सुरेश जी भौचक्के हो गए। रोहित तो सिर्फ पढ़ने गया था, मगर ये जॉब कहाँ से आ गई? जॉब यहाँ अपने देश में भी तो हो सकता है। कुसुम जी पति को समझाती हैं कि यह उसके फ्यूचर के लिए अच्छा ही रहेगा और कौन सा वहीं रहेगा। और रोहित ने बताया कि उसका वीज़ा 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा और वो वापस भारत लौट आएगा। उसका इरादा सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है। धीरे धीरे 2 महीने भी बीत गए। अब रोहित पहले जैसे फ़ोन नहीं करता और ना ही ज़्यादा बात करता। एक दिन अचानक फ़ोन में नोटिफिकेशन बजा। जैसे ही देखा तो रोहित व्हाट्सएप पर कुछ भेजा था। खोलकर देखा तो उसने एक लड़की की फ़ोटो भेजी थी। पापा, यह शिरीन है। पापा, यह आपकी बहू है। मैंने शिरीन से शादी कर ली है और मैं एक नई नौकरी ज्वाइन कर चुका हूँ और मैं भारत वापस कभी नहीं लौटूंगा। अच्छा पैकेज है और मैं जल्द ही आप दोनों को भी यहाँ लाने का जल्द से जल्द बंदोबस्त करूँगा। प्रणाम। यह शब्द पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। शायद उन्हें कोई आशा ही नहीं थी कि इस बेटे से भी। शायद इतना दिल बेटे से लगाया था। शायद धोखा मिलना लाजमी था। उसके बाद से ना सुरेश जी ने और ना कुसुम जी ने कभी बेटे से फ़ोन पर कोई बात की। अच्छा चलिए, आज से हम कोई उदासी वाली बात नहीं करेंगे। आपके लिए सिर्फ मैं रहूँगी और मेरे लिए सिर्फ आप। पलटकर कुसुम जी आंसू पोंछकर ऊपर से खुश थी, पर सुरेश जी को देखकर मन महसूस कर रह जाती थी। अपनों द्वारा दिए गए दुख से सुरेश जी बहुत दुखी थे। दिन ब दिन वह कमज़ोर होते जा रहे थे। कुसुम जी अब सुरेश जी का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखती। फिर भी अपने छोटे बड़े द्वारा दिए हुए घाव से वह उभर नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्हें जबरदस्त दिल का दौरा पड़ गया। यह सब देखकर कुसुम जी घबरा सी गईं। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए और पड़ोसी लोगों की मदद से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई। समय से हॉस्पिटल पहुंच जाने पर उनकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। जितना कुछ जमा पूंजी था वो सब कुछ रोहित को जर्मनी में पढ़ाने से लेकर कुछ हॉस्पिटल के खर्च में ख़त्म हो गया। अब मात्र हर महीने के पेंशन से खर्च चलना था। अगर कुछ बड़ा हादसा फिर से हो गया तो कहाँ से पैसा आएगा? एक दिन वो सुरेश जी के साथ मंदिर गई थी। मंदिर से लौटकर वो वापस घर आए तब रात को बिस्तर पर बेहोश पति को देखकर तुरंत कुसुम जी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, भाभी, सदमा गहरा लगा है। हो सकता है दिमाग पर कुछ असर हो। आप एक बार इनका दिमाग का जांच करवा दे। शायद कुछ असली कारण पता चल जाए। अब तो सुरेश जी किसी को पहचान भी नहीं रहे थे। जन्म जन्म की साथी को ही भूल गए थे। आगे की जांच में डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन मानसिक चिकित्सालय में रहने की सलाह दी। कितना डर गई थी कुसुम जी। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं हूँ ना। अरे भाभी जी, अब आपकी भी उम्र हो रही है। खुद को देखिए, आप कितनी बीमार सी हो गई हैं। वहाँ प्रॉपर केयर से सुरेश जी जल्दी से ठीक हो जाएंगे ना। चाहते हुए भी उन्होंने रोहित को फ़ोन लगाया, पर उसका फ़ोन नहीं लगा। थक हार कर उन्होंने एक फ़ैसला लिया, अपने सिंह निवास को बेचने का, ताकि सुरेश जी का उपचार हो सके। एक दिन वो सोच में डूबी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि रवि का बचपन का दोस्त उदय था। उसने पैर छुए और कुसुम जी ने आशीर्वाद दिया। आंटी जी, रवि कहाँ है? मैं उसी से मिलने खास आया हूँ। उसका नंबर नहीं मिला और ना ही वो फेसबुक खोलकर देखता है। मैंने उसे हजारों मैसेजेस किए हैं। कहाँ है वो? कुसुम जी ने सारी बातें उदय को बता दी। क्या आंटी, सच में अभी तक अंकल को देखने नहीं आया?
शर्म आती है मुझे ऐसे दोस्त पर। नहीं नहीं बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है। अगर वो जानता तो वो पक्का आता। हमने ही उसे घर से निकाल दिया था। वो तो मुझसे बोल कर गया था कि जब तक आप लोग मुझे नहीं बुलाओगे मैं तब तक नहीं आऊँगा। ठीक है आंटी जी, मैं अब रवि को यहाँ लाकर रहूँगा। उदय ने बहुत कोशिश करके रवि का पता लगा ही लिया। उसने रवि को अमेरिका फ़ोन लगाया और उसे सारी घटनाक्रम बता दिया। जब रवि को अपने पापा की हालत का पता चला तो वो अगले ही फ्लाइट से अकेले आ गया। जब रवि घर पहुंचा तो कुसुम जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, पापा के हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। नहीं बेटा, गलती हमारी ही थी। रवि ने आते ही हालात का जायजा लिया और बड़े हॉस्पिटल में सुरेश जी का इलाज करवाया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। अब वो सबको पहचानने लगे। जब उन्होंने रवि को अपने पास देखा तो वे रोने लगे। उनको रोता देख रवि उनको सांत्वना देने लगा। पिताजी, अब मैं आ गया हूँ। अब मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊँगा। चाहे आप मुझे फिर से भगा दे, फिर भी मैं आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब सुरेश जी पूरी तरह से ठीक हो गए। जब वह हॉस्पिटल से घर आए तो दरवाजे पर 1 साल की छोटी सी बच्ची उन्हें निहार रही थी। वो अपनी दादी के गोद में थी। यह कोई और नहीं, रवि की बेटी थी। तभी निकिता ससुर जी को प्रणाम करने लगी। पापा जी, आप आज से निश्चिंत हो जाइए। आज से यह आपकी बेटी आपका पूरा घर संभालेंगी। बस आप और मम्मी जी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और सचमुच उस दिन के बाद सिंह निवास में खुशियां ही खुशियां वापस लौट आई थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।